कभी सोचा है कि क्या एक छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी ख्वाहिश किसी इंसान की पूरी जिंदगी का फैसला कर सकती है? आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान की। एक ऐसी कहानी जो भारतीय किसान के संघर्ष और उसके सपनों का, सच कहूं तो, एक आईना है। तो इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि लगभग 100 साल पहले लिखा गया ये उपन्यास आज भी हमारे दिलों को इतना छू जाता है। आखिर ये हमें हमारे समाज के बारे में ऐसा क्या बताता है जो आज भी सच लगता है। और कहानी का दिल वो यही है, होरी। जो हमारा हीरो है, उसकी बस एक ही ख्वाहिश है, एक गाय। सोचिए, बस एक गाय। और यही मामूली सा सपना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाता है। ये हमें सीधा उसके संघर्षों के बिल्कुल बीच में लाके खड़ा कर देता है। ठीक है, तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम इन 5 हिस्सों में गोदान की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे कि इसे कृषक जीवन का महाकाव्य क्यों कहते हैं, फिर होरी की न खत्म होने वाली त्रासदी को समझेंगे। इसके बाद आदर्शवाद और यथार्थवाद की टक्कर पर बात करेंगे, शोषण के चक्र को जानेंगे और आखिर में ये सवाल उठाएंगे कि गोदान आज भी इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। गोदान को सिर्फ एक नॉवल नहीं, बल्कि एक महाकाव्य यानी कि एक एपिक का दर्जा क्यों दिया जाता है? ये काफी बड़ा दावा है, तो चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। अच्छा, तो जब हम कहते हैं महाकाव्य, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि ये किताब सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो उस दौर के पूरे भारतीय गांव के जीवन की तस्वीर है। वहां का समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, संस्कृति क्या थी, सब कुछ एकदम जीता जागता चित्र। और गोदान इस टाइटल का हकदार इसलिए है क्योंकि ये सच में एक बदलते हुए देश की छोटी सी दुनिया दिखाता है। इसमें गरीब किसान भी है और अमीर जमींदार भी, पुरानी परंपराएं हैं तो नए जमाने की सोच भी है। और इन दोनों के बीच की जो टक्कर है वो साफ दिखती है। मतलब किसान की जिंदगी का हर पहलू, हर संघर्ष इसमें समाया हुआ है। और हर किरदार, चाहे वो कोई भी हो, उसकी जिंदगी दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अब जरा कहानी के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं, होरी के पास, और देखते हैं कि कैसी इस पूरे महाकाव्य का भार, इसकी त्रासदी इसी एक इंसान के कंधों पर टिकी है। होरी यूं तो कहानी का हीरो है, लेकिन एक ट्रैजिक हीरो। वो एक आम भारतीय किसान की जीती जागती मिसाल है। ईमानदार है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन वो एक ऐसे सिस्टम में फंसा हुआ है जो उसे कभी सिर उठाने ही नहीं देता, चाहे वो कितनी ही जी तोड़ कोशिश क्यों ना कर ले। पर देखिए, गोदान सिर्फ एक किसान के दुख की कहानी नहीं है। इसके अंदर दो बहुत बड़ी सोच, दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ है आदर्शवाद और दूसरी तरफ है कड़वा यथार्थवाद। एक तरफ तो आदर्शवाद है, मतलब ये मानना कि नैतिकता, फर्ज और अच्छे इरादों से दुनिया बदली जा सकती है, दिल जीतकर बदलाव लाया जा सकता है। और दूसरी तरफ है एकदम कड़वा सच, यथार्थवाद, जो कहता है कि भाई सिस्टम ही सड़ा हुआ है, यहाँ सिर्फ अच्छे होने से काम नहीं चलता। और प्रेमचंद ने इन दोनों सोच के बीच की जो टक्कर है ना, उसे बहुत ही कमाल के तरीके से दिखाया है। तो मतलब साफ है, होरी की जो हालत है वो सिर्फ उसकी बुरी किस्मत नहीं है, नहीं, ये एक पूरा का पूरा जाल है, एक चक्रव्यूह। तो चलिए देखते हैं कि इस शोषण के चक्र में कौन कौन है और ये काम कैसे करता है। ये वो पूरा नेटवर्क है जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन था। एक तरफ महाजन है जो अपने कर्ज के बोझ तले दबा देता है, फिर जमींदार है जो लगान वसूलता है, पुरोहित हैं जो धर्म और कर्मकांड के नाम पर पैसे लेते हैं, और फिर सरकारी अफसर जो रिश्वत और भ्रष्टाचार से अपनी जेबें भरते हैं। ये सब के सब मिलकर किसान को पूरी तरह निचोड़ लेते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। यह कहानी लिखी गई थी 1936 में, तो आखिर आज इतने साल बाद भी एक गरीब किसान की यह कहानी हमें अंदर तक हिला क्यों देती है? आज ये इतनी प्रासंगिक, इतनी रेलेवेंट क्यों है? शायद इसका जवाब यह है कि गोदान की लड़ाई किसी एक समय की नहीं है। ये तो सिस्टम के अन्याय के खिलाफ इंसान के सम्मान की लड़ाई है, और ये लड़ाई टाइमलेस है। किसानों पर कर्ज का बोझ, समाज में ऊंच नीच और हर मुसीबत के बावजूद अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद, क्या ये सब बातें आज हमें अपने आसपास सच होती नहीं दिखती? तो इस विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। 80 साल से ज्यादा हो गए, पर क्या होरी का संघर्ष वाकई में बस एक पुरानी कहानी बनकर रह गया है, या ये आज भी हमारे समाज के कई कोनों की एक कड़वी हकीकत है? गोदान बस एक उपन्यास नहीं है, ये एक सवाल है जो हमें हमेशा इस पर सोचने के लिए
मजबूर करता रहेगा। नमस्ते, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे शाहकार की, एक ऐसी रचना की जो आज भी हमारे दिलों में बसती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के गोदान की। चलिए इसके पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसकी गहराई में ऐसा क्या है जो इसे आज भी इतना खास बनाता है। अच्छा, कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या होता है किसी उपन्यास में जो उसे सिर्फ एक अच्छी कहानी से कहीं ज्यादा एक क्लासिक बना देता है? एक ऐसी कृति जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती? चलिए इसी सवाल का जवाब हम गोदान के जरिए तलाशते हैं। देखिए, 1936 में जब गोदान सामने आया तो ये महज एक किताब नहीं थी। नहीं, ये तो उस दौर के भारतीय गांव की धड़कन थी, एक जीता जागता दस्तावेज। और यही उपन्यास हमें बताएगा कि कोई रचना अमर कैसे होती है। तो आज हम गोदान को 4 अलग-अलग एंगल से समझेंगे। पहले देखेंगे मार्क्सवादी दृष्टिकोण, फिर बात करेंगे इसके महाकाव्यात्मक विस्तार की, इसके बाद होरी की क्लासिक ट्रेजेडी को समझेंगे और आखिर में जानेंगे प्रेमचंद का अंतिम संदेश क्या था। तो चलिए सबसे पहले इसे देखते हैं मार्क्सवादी नजरिए से। देखिए, गोदान सिर्फ एक किसान की कहानी भर नहीं है। ये उस वक्त के समाज में अमीर और गरीब के बीच जो एक गहरी खाई थी, उस संघर्ष का एक जबरदस्त चित्रण है। अब सवाल उठता है, ये मार्क्सवादी आलोचना है क्या भला? भाई बहुत सीधी सी बात है, ये एक चश्मे की तरह है जिसे लगाकर हम ये देखते हैं कि कहानी समाज के 2 हिस्सों यानी शोषक और शोषित, अमीर और गरीब के बीच के टकराव को कैसे बयां कर रही है। और गोदान में तो ये बंटवारा बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक तरफ है शोषक वर्ग, राय साहब जैसे जमींदार, सूदखोर साहूकार, शहर के मिस्टर खन्ना जैसे उद्योगपति, और दूसरी तरफ है शोषित वर्ग, होरी जैसा मामूली किसान और गांव का हर वो मजदूर जो इस पूरी व्यवस्था के नीचे पिसता जा रहा था। तो उपन्यास का जो पूरा संघर्ष है ना, वो इसी टकराव की देन है। ये एक अकेले किसान की लड़ाई है सामंती और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ। ये कहानी दिखाती है कि कैसे शहर गांव को निचोड़ रहा था और कैसे जब पेट की आग जलती है तो धर्म, अधर्म, नैतिकता सब पीछे छूट जाते हैं। प्रेमचंद किसी एक विलन पर उंगली नहीं उठाते, वो तो पूरी की पूरी शोषक व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन रुकिए, गोदान सिर्फ वर्ग संघर्ष की कहानी तक ही सीमित नहीं है। इसका जो कैनवस है ना, वो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि आलोचक इसे उपन्यास नहीं बल्कि महाकाव्य कहते हैं। अब ये महाकाव्य क्यों है, चलिए ये भी समझते हैं। सोचिए, सिर्फ एक नॉवल नहीं बल्कि एक महाकाव्य। ये बहुत बड़ा शब्द है ना, रामायण और महाभारत के लिए इस्तेमाल होता है। तो आखिर गोदान में ऐसी क्या खास बात है कि उसे इतना बड़ा दर्जा दिया गया? तो देखिए, किसी उपन्यास को महाकाव्य तब कहा जाता है जब वो अपने पूरे जमाने की तस्वीर पेश कर दे, जब उसमें समाज के हर तबके के लोग हों, अमीर, गरीब, किसान, जमींदार, सब। जब वो कहानी देश के दिल की धड़कन बन जाए, और सबसे जरूरी जब वो 2 तहजीबों, 2 संस्कृतियों के टकराव को दिखाए। और मजे की बात यह है कि गोदान इन सारे पैमानों पर बिल्कुल खरा उतरता है। और ये बात इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से कही गई है। गोदान उस भारत का आईना है जहां एक तरफ सदियों पुरानी खेती किसानी वाली संस्कृति दम तोड़ रही थी और दूसरी तरफ शहरों में एक नई मशीनी औद्योगिक संस्कृति सिर उठा रही थी। ये 2 दुनियाओं का एक महासंग्राम था जिसे प्रेमचंद ने कागज पर उतार दिया। सच पूछिए तो गोदान 1936 के हिंदुस्तान का एक टाइम कैप्सूल है। आप इसके पन्ने पलटते जाइए और आपको सब कुछ मिलेगा। दहेज का जहर, जाति पाति की गहरी जड़ें, यहां तक कि आजादी की लड़ाई की धीमी धीमी गूंज भी। उस दौर का हर सच, हर संघर्ष आपको अपनी आंखों के सामने घटता हुआ महसूस होगा। और इस इतने बड़े महाकाव्य के दिल में कौन है? एक बहुत ही आम सा इंसान, होरी। और होरी की कहानी एक क्लासिक ट्रेजेडी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपने ही सपनों और अपनी ही जिद के बोझ तले पिसकर रह जाता है। अब ये ट्रेजेडी या त्रासदी क्या होती है? महान दार्शनिक अरस्तू ने समझाया था कि ये एक ऐसी कहानी होती है जो हीरो की तकलीफों को देखकर हमारे मन में दया और डर दोनों जगाती है, और कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते ये भावनाएं हमें अंदर से साफ कर देती हैं। इसी को कहते हैं कैथारसिस। और होरी की कहानी इस फ्रेम में एकदम सटीक बैठती है। पहली बात, उसकी बर्बादी सिर्फ हालात की वजह से नहीं बल्कि उसके अपने फैसलों का भी नतीजा है। दूसरी बात, उसके अंदर एक घातक दोष है और वो है उसकी मर्यादा को बनाए रखने की जिद।
समाज में अपनी इज्जत, अपनी नाक ऊंची रखने की यही चाहत उसे ले डूबती है। और तीसरी बात, जब हम होरी को तिल तिल कर खत्म होते देखते हैं तो सच में दिल में टीस उठती है, दया और डर दोनों महसूस होता है। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट क्या है? एक गाय की इच्छा। लेकिन ये सिर्फ एक जानवर की ख्वाहिश नहीं है। ये गाय तो होरी की मर्यादा का प्रतीक है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का सिंबल है। और बस इसी एक गाय को पाने और बनाए रखने के चक्कर में वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। तो अब तक हमने क्या देखा? गोदान एक सामाजिक संघर्ष की कहानी है, ये एक महाकाव्य है और ये एक गहरी त्रासदी भी है। अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर प्रेमचंद हमें अपने आखिरी और सबसे दमदार संदेश तक पहुंचाते हैं। देखिए, प्रेमचंद सिर्फ किस्से कहानियां नहीं सुना रहे थे, वो कलम के सिपाही थे, एक समाज सुधारक थे। उनका मकसद सिर्फ हकीकत का आईना दिखाना नहीं था, नहीं, वो तो उस आईने को दिखाकर पढ़ने वाले को अंदर तक झकझोर देना चाहते थे, ताकि उसके मन में बदलाव की एक चिंगारी जले। और इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दिल दहला देने वाली विडंबना जानते कहाँ है? इसके नाम में ही, गोदान यानी गाय का दान। होरी वो इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी एक गाय पाने के लिए खपा देता है, ताकि मरते वक्त वो गोदान की रस्म पूरी कर सके। वो आखिर में बिना गाय के ही मर जाता है और उसकी पत्नी को कर्ज लेकर कुछ पैसे उसके ठंडे हाथों में रखकर उसका गोदान करवाना पड़ता है। इससे बड़ी ट्रेजेडी, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, क्या होरी का संघर्ष आज खत्म हो गया है? क्या किसानों की वो बेबसी, समाज का वो शोषण, क्या वो सब सिर्फ किताबों की बातें रह गई हैं? या फिर गोदान आज भी उतना ही सच है, उतना ही जरूरी है जितना वो 1936 में था? इस पर सोचने की जरूरत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद के आखिरी और सबसे मशहूर उपन्यास गोदान की दुनिया में गहरे उतरेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा जमाना है। तो चलिए इस जमाने को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो पूरे नॉवेल का दिल है। ये हमें सीधा होरी के संघर्ष की उस आग में ले जाती है जहां एक किसान सिस्टम के बोझ तले इतना पिस जाता है कि उसके लिए 2 वक्त की रोटी भी एक सपना बन जाती है। और यही वो दर्द है जो गोदान को इतना रियल और टाइमलेस बना देता है। तो यहीं से एक सवाल उठता है, क्या गोदान सिर्फ एक दुख भरी कहानी है या फिर ये एक क्लासिक ट्रेजेडी है, एक साहित्यिक त्रासदी? चलिए होरी के संघर्ष को इस नजरिए से देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि साहित्य में ट्रेजेडी या त्रासदी का मतलब क्या होता है। देखिए, क्लासिक परिभाषा के हिसाब से इसमें एक महान हीरो होता है, पर उसकी एक बड़ी कमजोरी, एक फेटल फ्लॉ उसे बर्बादी की तरफ ले जाती है और उसका अंत देखकर पढ़ने वाले के मन में दया और डर की एक गहरी भावना पैदा होती है। तो क्या होरी इस परिभाषा पर खरा उतरता है? देखते हैं। और जब हम इस कसौटी पर होरी को देखते हैं तो वो बिल्कुल खरा उतरता है। वो एक महान चरित्र है जो हर भारतीय किसान का चेहरा है, उसकी ईमानदारी और उसके सम्मान का प्रतीक है। लेकिन उसकी एक घातक कमजोरी भी है, एक गाय पालने की उसकी जिद, उसका जुनून जो उसे एक के बाद एक गलत फैसलों की ओर धकेलता जाता है। और आखिर में जब वो अपना ये एक छोटा सा सपना पूरा किए बिना मर जाता है तो हमारे मन में जो दर्द और डर पैदा होता है वही इस कहानी को एक सच्ची ट्रेजेडी बनाता है। होरी की कहानी दिल को झकझोर देती है, बिल्कुल, लेकिन क्या गोदान सिर्फ एक इंसान की त्रासदी है या फिर प्रेमचंद हमें एक अकेले आदमी के बहाने पूरे समाज की कहानी दिखा रहे हैं? और इसका जवाब है इससे कहीं ज्यादा। गोदान सिर्फ होरी की कहानी नहीं है, ये तो 1930 के दशक के हिंदुस्तान का एक आईना है। एक ऐसा आईना जो समाज की हर अच्छी बुरी सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के सामने रख देता है। और यहीं पर गोदान प्रेमचंद के बाकी काम से एकदम अलग खड़ा हो जाता है। उनकी पहले की कहानियों में अक्सर कोई उम्मीद, कोई आदर्शवादी अंत होता था, लेकिन गोदान में उन्होंने वो सब छोड़ दिया। यहाँ कोई आसान जवाब नहीं है, कोई हीरो आकर सब ठीक नहीं कर देता। यहाँ है सिर्फ जिंदगी की कड़वी नंगी सच्चाई। इसीलिए ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भारतीय कृषि जीवन का एक महाकाव्य है। प्रेमचंद ने उस समय के समाज के हर एक पहलू को इसमें बुना है। जमींदारी सिस्टम, नया नया आता हुआ पूंजीवाद, महाजनों का शोषण, धर्म का पाखंड, सब कुछ ये एक मुकम्मल सामाजिक दस्तावेज है। चलिए अब गोदान के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो आज भी क्रिटिक्स के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा है।
प्रेमचंद ने इस उपन्यास में एक नहीं बल्कि दो दुनियाओं को एक साथ बुना है जो पैरेलल चलती हैं। एक तरफ है गांव की दुनिया, होरी का संघर्ष, उसका परिवार, उसकी जमीन से जुड़ी कच्ची भावनाएं, सच कहें तो यही इस उपन्यास की आत्मा है। और दूसरी तरफ है शहर की दुनिया, जहां मेहता और मालती जैसे पढ़े लिखे किरदार बड़ी बड़ी फिलॉसफी पर बात करते हैं। कई आलोचकों को लगता है कि ये शहरी कहानी गांव की असलियत से बहुत दूर और थोड़ी बनावटी है। तो सवाल ये है कि प्रेमचंद ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि ये दो दुनियाएं ये नदी के दो किनारों की तरह हैं, दिखती अलग अलग हैं पर जुड़ी हुई हैं एक ही धारा से। शहर में बैठे बुद्धिजीवी और गांव में पिसता हुआ किसान दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। शहर में बनने वाली नीतियां ही तो गांव में होरी जैसे किसानों का भविष्य तय करती थीं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। वक्त के साथ साथ गोदान को पढ़ने और समझने के तरीके भी बदले हैं, खासकर 1960 के दशक के बाद जब इसे नारीवादी और दलित नजरिए से पढ़ा गया तो उपन्यास की ऐसी परतें सामने आईं जिन पर पहले उतना ध्यान नहीं दिया गया था। ये एक संवाद, ये हमें उस समाज की नस नस में फैले क्रूर जातिगत भेदभाव की सीधी कड़वी तस्वीर दिखा देता है। दलित नजरिए से देखें तो सिलिया जैसे किरदारों का संघर्ष सिर्फ गरीबी का नहीं है, ये इंसानी सम्मान और सामाजिक पहचान का भी संघर्ष है, जिसे प्रेमचंद ने बड़ी हिम्मत से दिखाया है। और फिर आती है धनिया की ये शक्तिशाली आवाज। नारीवादी आलोचक कहते हैं कि उपन्यास में औरतों को अक्सर एक वस्तु की तरह देखा जाता है, लेकिन धनिया जैसे किरदारों के जरिए प्रेमचंद उनकी जबरदस्त ताकत, हिम्मत और नैतिक साहस को भी सामने लाते हैं। तो निचोड़ ये है कि भले ही उपन्यास उस दौर के पुरुष प्रधान समाज को दिखाता है, लेकिन धनिया, झुनिया और सिलिया जैसी औरतें सिर्फ बेचारी पीड़ित नहीं हैं। वो चुप नहीं रहती, वो अपने तरीके से उस सिस्टम को चुनौती देती हैं जो उन्हें दबाने की कोशिश करता है। तो इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो सवाल ये उठता है कि आखिर गोदान की विरासत क्या है? 1936 का ये उपन्यास आज भी इतना जरूरी क्यों है? ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे इस नॉवल का कद वक्त के साथ सिर्फ बढ़ता ही गया है। 1936 में इसके छपने से लेकर 1960 के दशक में इसकी नई तरह से व्याख्या, और आज जब इसे विश्व साहित्य का एक नगीना माना जाता है, गोदान लगातार और ज्यादा प्रासंगिक होता गया है। और आखिर में गोदान की महानता इस बात में है कि ये कहानी से कहीं ज्यादा है। ये शोषण के खिलाफ इंसानी जज्बे के कभी न खत्म होने वाले संघर्ष का एक अमर दस्तावेज है। ये होरी की कहानी है, पर यह हर उस इंसान की कहानी है जो सिर्फ सम्मान के साथ जीने के लिए लड़ रहा है। और यहीं पर यह उपन्यास हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। प्रेमचंद ने अपने समय के भारत की आत्मा को अपनी कहानी में कैद कर लिया। अगर आज कोई गोदान लिखना चाहे तो वो किसकी कहानी होगी? आज के भारत की आत्मा किस संघर्ष में बसती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस उपन्यास को हमेशा जिंदा रखेगा। नमस्कार। प्रेमचंद का गोदान ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है ना? ये तो हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर है। पर क्या ये एक परफेक्ट रचना है? आज हम कहानी से जरा आगे बढ़कर आलोचकों की नज़र से इसकी साहित्यिक बनावट को समझेंगे और हाँ, इसकी खूबियों और खामियों दोनों को जानेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले हम उपन्यास की बनावट को समझेंगे, फिर इसकी सबसे बड़ी आलोचना यानी शहरी कहानी की कमजोरी, उस पर बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेमचंद की भाषा और किरदारों का मनोवैज्ञानिक चित्रण कैसे इस उपन्यास को इतना महान बना देता है। और हाँ, आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि गोदान आज भी इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोदान के साहित्यिक ढांचे को, इसकी बनावट को परत दर परत खोलना शुरू करते हैं। आलोचक इसकी संरचना को आखिर देखते कैसे हैं और वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जो इसे एक महान कृति बनाते हैं, या शायद नहीं। अब देखिए, कोई भी महान कृति हो वो आलोचना से परे तो नहीं होती, है ना? और गोदान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आलोचकों के हिसाब से इसकी सबसे बड़ी कमी इसके दो अलग अलग हिस्सों यानी गांव और शहर, इनके बीच के असंतुलन में है। आइए समझते हैं कि शहरी कहानी को इसकी कमजोर कड़ी क्यों माना जाता है। तो आलोचक जो हैं वो उपन्यास में एक बहुत बुनियादी, एक स्ट्रक्चरल कमी की तरफ इशारा करते हैं। उनका कहना है कि गांव और शहर की ये दोनों कहानियां मिलकर एक पूरी तस्वीर नहीं बनाती, नहीं, बल्कि ये दो अलग अलग हिस्सों की तरह लगती हैं जिनका आपस में कोई गहरा ऑर्गेनिक रिश्ता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है, मतलब वजह क्या है? आलोचकों का कहना है कि शहरी कहानी का जो कनेक्शन है ग्रामीण कहानी से, वो नेचुरल नहीं लगता। ऐसा महसूस होता है जैसे शहरी किरदारों और उनकी समस्याओं को कहानी में ऊपर से बस जोड़ दिया गया है।
ये कहानी का एक ज़रूरी हिस्सा नहीं लगते, और इसी वजह से उपन्यास का शहरी हिस्सा कमज़ोर और बेअसर सा लगता है। और जैसा कि इस सोर्स में भी बताया गया है, ये जो कनेक्शन है ना गांव और शहर की कहानियों का, वो अप्राकृतिक और अप्रत्याशित सा लगता है। मतलब एक बनावटी कनेक्शन जो उपन्यास की नींव को ही कमज़ोर कर देता है, और इसी वजह से एक महान कृति होने के बावजूद इसमें एक बड़ी खामी रह जाती है। लेकिन उपन्यास की इन कमज़ोरियों के बावजूद इसमें कुछ ऐसी ताकतें हैं, ऐसी ज़बरदस्त खूबियां हैं जो इसे कालजयी बना देती हैं। और उनमें से सबसे पहली है प्रेमचंद की भाषा। एक ऐसी भाषा जो सीधे आम लोगों के दिल से निकलती हुई महसूस होती है। प्रेमचंद ने कोई बहुत मुश्किल संस्कृत वाली हिंदी या भारी भरकम उर्दू का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, उन्होंने चुना हिंदुस्तानी को, एक ऐसी जुबान जिसमें हिंदी की मिठास और उर्दू की नज़ाकत दोनों शामिल थीं। ये उस दौर के आम लोगों की बोली थी, और इसी चुनाव ने उपन्यास को ज़मीनी हकीकत से जोड़ा, उसे सच्चा बनाया। होरी का बस ये एक जुमला महसूस कीजिए, अपनी आंखों से सुहाग में आग लगते देखी, 2 बार जेल हो आया। देखिए कितनी सादगी से, कितनी गहरी, कितनी बड़ी बात कह दी गई है। यही तो प्रेमचंद की खूबी है। उनकी भाषा में कोई बनावट नहीं है, सिर्फ जीवन का कच्चा सच है, और यही सच ग्रामीण कहानी को अमर बना देता है। और जब भाषा इतनी सच्ची हो तो किरदार भी सच्चे ही पैदा होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि प्रेमचंद कैसे अपने किरदारों के मन के अंदर उतरकर उनके मनोवैज्ञानिक संघर्षों को हमारे सामने लाते हैं। प्रेमचंद की खूबी यहाँ पर डबल है। एक तरफ तो वो दिखाते हैं कि कोई किरदार, मान लीजिए होरी, अपने मन ही मन में क्या सोच रहा है, उसकी अपनी इच्छाएं, उसके अपने डर क्या हैं, और साथ ही वो ये भी दिखाते हैं कि गांव, समाज और परंपरा का दबाव उसके फैसलों पर कैसे असर डाल रहा है। ये व्यक्ति और समाज के बीच का एक जीता जागता संघर्ष है। और मजे की बात यह है कि ये जो मनोवैज्ञानिक गहराई है ना, ये सिर्फ होरी या धनिया जैसे मेन कैरेक्टर्स तक ही सीमित नहीं थी। प्रेमचंद की महानता इस बात में है कि वो एक साइस जैसे मामूली से किरदार को भी एक पल के लिए उतनी ही मानवीय गहराई देते हैं। हर किरदार, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपनी एक दुनिया जी रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर गोदान में ढांचागत कमियां हैं, तो फिर हम इसे एक महान उपन्यास मानते ही क्यों हैं? इसका असली महत्व क्या है भाई? देखिए, जवाब बहुत सीधा है। उपन्यास की जो खूबियां हैं वो इसकी कमियों पर कहीं ज्यादा भारी पड़ती हैं। शहरी कहानी की कमजोरी के बावजूद इसका यथार्थवाद, इसकी जमीनी भाषा और इसके पात्रों की मनोवैज्ञानिक गहराई इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि ये आज भी भारतीय साहित्य का एक चमकता सितारा है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या होरी जैसे किसान का संघर्ष, समाज का दबाव और एक बेहतर जीवन की वो चाह जो प्रेमचंद ने हमें दिखाई, क्या वो आज के भारत में भी उतनी ही सच नहीं है? शायद यही गोदान की असली विरासत है।